गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से हम सोशल साइंस के क्लास में ज्योग्राफी में हम इकट्ठे हुए हैं पढ़ने के लिए संसाधन और विकास। तो हम इसका पार्ट जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, आधा रिमेनिंग जो भी पार्ट है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम दो संसाधन देखेंगे, भू संसाधन और मृदा संसाधन। ठीक है ना, भू संसाधन और मृदा संसाधन। भू संसाधन में भूमि आएगा और मृदा संसाधन में मिट्टी से संबंधित चीज़ें आएंगी। तो पहले हम देखेंगे भू संसाधन। हम भूमि पर रहते हैं और इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, विभिन्न रूपों से भूमि का उपयोग करते हैं और भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है ना, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। परंतु भूमि जो है वो एक सीमित संसाधन है, लिमिटेड है ये। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ये लिमिटेड है हमारे पास। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पठार है, पर्वत है, मैदान है, द्वीप है, ये सब। अब हम देखेंगे भू उपयोग। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। कुछ मैं बताऊंगी चीज़ें कि किस चीज़ के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। पहले वन है, भूमि के ऊपर ही वन होते हैं। दूसरा, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी कृषि नहीं होती वो वाली भूमि, जैसे बंजर या कृषि अयोग्य भूमि है। फिर गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जैसे इमारतें हैं, सड़कें हैं, उद्योगों के लिए फैक्ट्रियां हैं, ये सब भी भूमि के लिए भी भूमि इस्तेमाल होती है। फिर पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि, कृषि अयोग्य भूमि जिसमें आती है स्थायी चरागाहें, जहाँ पर जानवरों को चराने ले जाते हैं ना, वो भी आती हैं। ये हम इसको कृषि में नहीं ला सकते कि कृषि योग्य ही नहीं, ये अयोग्य है कृषि के लिए। स्थायी चरागाहें और अन्य गोचर भूमि। फिर विविध वृक्ष फसलों और उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। कृषि योग्य बंजर भूमि जब 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो, वो बंजर भूमि कहलाएगी जब 5 साल से ज़्यादा हो गया हो और खेती बाड़ी नहीं हुई हो। चौथी तरीके की होती है पड़ती भूमि, जहाँ पर वर्तमान पड़ती, यानी जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो, वो पड़ती भूमि कहती है। या 1 साल ही हुआ, खेती बाड़ी ना हुई हो किसी रीज़न से, तो वो कृषि योग्य भूमि कहलाएगी। वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि, जैसे पुरातन पड़ती, जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती ना की गई हो। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल, यानी 1 से ज़्यादा बार जब वर्ष में हमने सीखा था ना पालमपुर गांव की कहानी 9th में कि बहुविध फसल प्रणाली, तो वो कहलाती है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। अब भारत में भू उपयोग प्रारूप। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल हम ये पढ़ चुके हैं 9th में 32.8 लाख 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग पर ही भूमि उपयोग के आंकड़े उपलब्ध है, 7% पे उपलब्ध नहीं है। वो कुछ ऐसे हैं जैसे असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूची क्षेत्रों के बारे में जानकारी नहीं है, या हमारे जो पड़ोसी देश हैं जो जम्मू और कश्मीर से लगते हैं, पाकिस्तान और चीन, अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण अभी तक नहीं हुआ। तो ये 7% ऐसी भूमि जिसका सर्वेक्षण अभी नहीं हुआ है। अब आता है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। जब हमें मालूम है कि भी भूमि इतनी इम्पॉर्टेंट है और ये लिमिटेड भी है संसाधन, तो इसका संरक्षण ज़रूरी है। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं और भावी पीढ़ी भी, यानी फ्यूचर जनरेशन भी इसका उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से ही प्राप्त करते हैं, यानी मकान हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो हमारा खाना पीना हो, हम भूमि से ही प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। और इससे क्या हो रहा है, जब इंसान की ज़रूरत बढ़ रही है, लालच बढ़ रहा है, तो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। भूमि की जो उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है, वनों को काटा जा रहा है, खेतों को ख़त्म किया जा रहा है, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं वहाँ पर, तो ये सब हो रहा है। तो इस तरीके से भूमि के खिलाफ में मनुष्य चल रहा है। तो भूमि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भू संसाधन है, इसका बड़ी सतर्कता से और बड़े ध्यान से हमें उपयोग करना, नहीं तो अगर एक बार भूमि खत्म हो जाएगी तो फिर हमारी सृष्टि में, हमारी प्रकृति में बहुत उथल पुथल हो जाएगी। अगला है मृदा संसाधन। मिट्टी अथवा मृदा
सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय हम पढ़ चुके हैं, जो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा हो सकते हैं। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवित तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। प्रकृति के अनेक तत्वों जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी, अपघटन क्रिया आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। कैसे जब पानी पहाड़ों से पानी नदी के द्वारा बह करके आता है तो उसके साथ भी खसकते खसकते चट्टानें टूटती रहती है, उससे भी मिट्टी बनती है। फिर कई बार बहते बहते पानी जब चला जाता है आगे तो वहाँ रुक जाता है कुछ मिट्टी, वो मिट्टी बन जाती है। इस तरीके से मिट्टी का बनना होता है। मृदाओं का वर्गीकरण, कितने तरीके की मृदा होती है? हमें तो एक या दो मृदाएं पता है भी जो हम देखते हैं रोज़मर्रा की लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लेकिन मृदाएं कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती है जलोढ़ मृदा। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मिट्टी है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान, जितना भी नॉर्थ इंडिया है, उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से ही बना है। ये मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से आती है, वहाँ से बनकर आती है ये मिट्टी। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटाश, फास्फोरस, चूना युक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। तो जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है, नॉर्थ इंडिया में ही मिलती है। और बता दें कि कौन कौन सी फसलें होती है। दूसरा है काली मृदा। नाम से पता है काली मृदा यानी काली मिट्टी होगी। इनका रंग काला होता है और इन्हें रैगर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए यानी चावल की खेती के लिए बहुत उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस प्रकार की मिट्टी दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावा जनक शैलों से बनी ये मिट्टी जो है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। गीली होने पर यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। जो काली मिट्टी है ना, जिसमें कपास की खेती होती है, ये चिपचिपी हो जाती है। फिर है लाल और पीली मृदा, यानी इसका मिट्टी का रंग लाल या पीला होगा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों से रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मिट्टी ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिण छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पथ पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय, हम ये शैलें पढ़ चुके हैं 7th क्लास में। आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल ये हम पढ़ चुके हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इन्हें जल योजन के कारण होता है। फिर एक है लैटराइट मृदा। लैटराइट शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। ईंट होती है ना, ब्रिक्स। लैटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। लैटराइट मिट्टी अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिण राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों क्षेत्रों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है, जहां इस मिट्टी में पर्णपाती और सुंदर सदाबहार वन मिलते हैं और इसमें ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अगर अपना ली जाए तो इन मिट्टियों को कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लैटराइट मृदा काजू की फसल के लिए भी बहुत उपयोगी होती है। फिर है मरुस्थलीय मृदा। नाम से पता लग रहा है कि जो मरुस्थल में पाई जाएगी। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। यह मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं, यानी इनमें नमक पाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जा सकता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो भी रहा है। फिर आता है वन मृदाएं। ये वन मृदाएं नाम से पता लग रहा है और ये ज़्यादातर मृदाएं जो होती है पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध होते हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों, जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं।
अब है मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा अपरदन समझते हो क्या होता है? मिट्टी का कटाव। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन, यानी मिट्टी बह जाए या मिट्टी कट जाए, तरेड़ आ जाए बीच में ना, ब्रेक हो जाए, कट जाए, वो मृदा अपरदन कहलाता है। और कई बार ये क्या होता है, मृदा अपरदन जो होता है हवा के कारण हो जाता है, पानी के बहाव के कारण हो जाता है और मिट्टी कट जाती है। तो हमने अगर उसमें कुछ उगाया है तो वो सब बर्बाद हो जाएगा, मिट्टी बहकर चली जाएगी। मृदा के बनने और अपरदन को क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं। मिट्टी बनना और अपरदन ही साथ साथ क्रियाएं चलती, लेकिन दोनों में संतुलन होता है। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन, वन को खत्म करना, अति पशुचारण, ज़्यादातर पशुओं को बहुत चराना, निर्माण, बिल्डिंग्स वगैरह बनाना, खनन यानी खाने वगैरह बनाना से भी मिट्टी का ये जो संतुलन है वो खराब हो जाता है और ये मृदा अपरदन हो जाता है। अब इस मृदा अपरदन, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़रूरी, मिट्टी के बिना फसल वगैरह कुछ नहीं उगाई जा सकती, तो मृदा अपरदन को रोकने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहले तो वन लगाए जाएं, लाइन से पेड़ लगाए जाएं। तो जब पेड़ों की जड़ें नीचे नीचे फैलेंगी तो वो मिट्टी को कस के पकड़ लेंगी, तो मृदा अपरदन नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ तरीके हैं। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान और सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। सीढ़ीदार खेत बनाए जाए, बड़े खेतों को पट्टियों में बांधा जाए, फसलों के बीच में घास की पट्टियां लगाई जाएं, यानी जो फसलें उगाई हैं, फसलें लाइन में उगती है ना, तो बीच बीच में घास की पट्टियां भी लगा दी जाएं ताकि मिट्टी जो है वो टूटे नहीं, कटे नहीं, जुड़ी रहे। और फिर ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है अगर हम घास लगा देते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है। तो आज हमने देखा दो तरीके के संसाधन, भू संसाधन और मृदा संसाधन। ठीक है, तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों का मिसयूज़ नहीं करना है, इस्तेमाल ध्यान से करना है ताकि हम आगे आने वाली पीढ़ी और हम भी इसका इस्तेमाल सही ढंग से कर सकें। ठीक से पूरा चैप्टर एक बार फिर से पढ़ लेना। जो वर्कशीट है वो डाल दी जाएगी, सारे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ध्यान से काम करना है। ज्योग्राफी की कॉपी अलग है, उसमें ये काम करना है। और बेकार के क्वेश्चंस मुझसे ना पूछें, और जो भी क्वेश्चन पूछना है ग्रुप पर पूछें, मेरे पर्सनल नंबर पे नहीं, मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल ना करें। ध्यान दें सब बच्चे, अदरवाइज़ मैं तुम्हारा नाम रिमूव कर दूंगी। ठीक है ना, जो बच्चा ऐसे परेशान करेगा, और मुझे ही नहीं, किसी भी टीचर को जो कुछ पूछना है अपने क्लास टाइम में और ग्रुप पर ही पूछें। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चैप्टर दोबारा से एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे और क्वेश्चन आंसर सारे करेंगे। थैंक यू सो मच।